ये कहानी एक ऐसे गांव की थी जहां के लोग पूरी तरह से खेती पर निर्भर थे। इसी गांव में माधव नाम का एक बेहद सीधा साधा और मेहनती इंसान अपनी पत्नी सरस्वती और 10 साल की एक बहुत ही होशियार बेटी रिया के साथ रहता था। माधव के पास अपनी खुद की कोई जमीन नहीं थी। गांव का जो मुखिया और सरपंच था ठाकुर भवानी सिंह, वो बहुत ही चालाक और लालची किस्म का आदमी था। भवानी सिंह का काम बैठे बैठे पैसे कमाना था। वो अपनी खाली ज़मीनें गांव के गरीब किसानों को बटाई यानी किराए पर देता था। शर्त ये होती थी कि किसान उस ज़मीन पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाएगा, सारा खर्चा खुद उठाएगा और जब फसल बिकेगी तो उसका 50% सीधा भवानी सिंह की जेब में जाएगा। सावन का मौसम आने में अभी 6-7 महीने बाकी थे। भवानी सिंह ने अपनी एक ज़मीन माधव को खेती के लिए दे दी थी। माधव ने उस जमीन को अपना मानकर दिन रात एक कर दिया। दिन एकदम सामान्य और अच्छे चल रहे थे। माधव रोज सुबह उठकर खेत में जाता, पानी लाता, फावड़ा चलाता और पसीना बहाता। उसकी गेहूं की फसल अब धीरे धीरे लहलहाने लगी थी। एक दिन शाम को जब माधव खेत से लौटकर घर आया तो उसकी बेटी रिया दौड़ती हुई उसके पास आई। पिताजी, पिताजी, आपको पता है आज स्कूल में क्या हुआ? आज हमारे स्कूल में टेस्ट था और पूरे क्लास में सबसे ज्यादा नंबर मेरे आए हैं। मास्टर जी ने मुझे सबके सामने खड़ा करके सम्मानित किया और कहा कि देखो रिया कितनी होशियार है, सबको इसके जैसा बनना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई पिताजी। अरे वाह मेरी बच्ची, तूने तो आज मेरा सीना चौड़ा कर दिया। बस इसी तरह मन लगाकर पढ़ती रहे, तू जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगी। तुझे तो आगे चलकर एक बहुत बड़ी और पढ़ी लिखी डॉक्टर बनना है ना? हाँ पिताजी, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी और एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी। फिर जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा घर और अपनी खुद की जमीन खरीदूंगी। फिर आपको उस खड़ूस सरपंची की जमीन पर इतनी धूप में काम नहीं करना पड़ेगा। आप बस आराम करना पिताजी। अरे मेरी गुड़िया रानी, तू तो अभी से इतनी समझदार हो गई है। तेरी बातें सुनकर मेरी दिन भर की सारी थकान उतर जाती है। हाँ जी, हमारी बेटी तो बहुत ही ज्यादा समझदार है। अब देखते नहीं, इतनी छोटी सी उम्र है इसकी, लेकिन स्कूल से आने के बाद घर के हर एक काम में मेरी मदद करवाती है। मुझे तो लगता है पूरे गांव में ऐसी कोई दूसरी बेटी नहीं होगी जो अपनी माँ के काम में इतनी मदद कराती हो। ये तो तूने बिल्कुल 100% की बात कही सरस्वती। हमारी बेटी सच में लाखों में एक है। सभी खुशी खुशी बैठकर खाना खाते हैं। रात को सोने से पहले माधव और सरस्वती आपस में बात करते हैं। सरस्वती, खेतों का काम बहुत अच्छा चल रहा है। फसल एकदम हरी भरी और लहलहा रही है। अगर भगवान जी ने ऐसे ही अपना साथ बनाए रखा और मौसम सही रहा तो इस बार की फसल बहुत ही अच्छी होगी। हम अपनी सारी उधारी चुका देंगे और रिया की पढ़ाई के लिए भी कुछ पैसे बचा लेंगे। आप बस भगवान पर भरोसा रखिए, जो भी होगा सब अच्छा होगा। आप दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, अब ज्यादा दिमाग पर टेंशन मत लिया कीजिए, चुपचाप सो जाइए। दिन बीतते गए और देखते ही देखते सावन का महीना आ गया। एक रात अचानक बहुत जोरों से बारिश होने लगी। सरस्वती, सुन रही हो? बारिश का मौसम तो आ गया है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं बहुत तेज आंधी तूफान और लगातार बारिश ना आ जाए। अगर ज्यादा पानी खेत में भर गया तो मेरी महीनों की मेहनत और हमारी फसल खराब हो जाएगी। अरे आप भी ना हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। भगवान ने हमेशा हमारा साथ दिया है, आगे भी वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। अगली सुबह जब दोनों उठे तो बारिश रुकी नहीं थी। माधव दरवाजे पर खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रहा था। सरस्वती, देखो, आज भी लगातार बारिश हो रही है और इसकी रफ्तार और तेज होती जा रही है। अगर ये नहीं रुकी तो मेरी फसल पक्का खराब हो जाएगी। मैं खेत पर जाकर देखता हूँ। अरे आप रुकिए, मैं गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ। इस घर में रहिए, आराम से बैठकर चाय पीजिए। इतनी भयंकर बारिश में कहाँ खेत में कीचड़ में जाएंगे। नहीं सरस्वती, चाय मैं बाद में पी लूंगा। ये बारिश ही तो है, ये बारिश मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। लेकिन तुम्हें पता है, अगर मैं खेत पर नहीं गया और खेत के किसी एक हिस्से में ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया तो फसल सड़ जाएगी। मुझे जाकर पानी निकालने का रास्ता बनाना होगा। माधव भीगता हुआ खेत पर चला गया। उसने देखा कि फसल बहुत बड़ी और हरी हो चुकी थी। वो पानी निकालने का रास्ता बनाता रहा, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार 3-4 दिन तक ऐसी ही बारिश होती रही। फसल अब कमजोर पड़ने लगी थी।
माधव अब बराबर खेत पर काम नहीं कर पा रहा था। हे भगवान, बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बस तू मेरी फसल मत खराब होने देना मालिक, सब तुझ पर ही छोड़ा है। एक रात जब सब सो रहे थे, रात के लगभग 2-2:30 बज रहे थे, अचानक बाहर इतनी भयानक आंधी, तूफान और खतरनाक बारिश शुरू हो गई कि झोपड़ी की दीवारें कांपने लगी। सिर्फ बारिश ही नहीं, आसमान से ओले यानी बर्फ के छोटे छोटे गोले भी गिरने लगे। ओलों की कट कट की तेज आवाज ने पूरे गांव को डरा दिया। ये खौफनाक बारिश और ओले पूरी रात बिना रुके गिरते रहे। इस बारिश ने गांव में बाढ़ ला दी, खेतों में पानी भर गया। जब सुबह हुई और माधव भागता हुआ अपने खेत की तरफ गया तो वहां का नजारा देखकर मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उसकी लगभग 7-8 महीने की दिन रात की मेहनत, वो लहलहाती हुई फसल ओलों और बाढ़ के कारण पूरी तरह से जमीन पर बिछ गई थी और सड़ गई थी। माधव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ? मेरी पाई पाई की मेहनत, मेरा खून पसीना सब पानी में बहा दिया। मैं अब अपनी उधारी कैसे चुकाऊंगा? मैं अब क्या करूंगा? भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? सरस्वती, आज मुझे यकीन हो गया है कि भगवान सिर्फ अमीरों का साथ देते हैं। हम जैसे गरीबों का साथ भगवान कभी नहीं देते। हम गरीबों को तो बस तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। हाँ जी, शायद आप सही कह रहे हैं। हम गरीबों का साथ कोई नहीं देता। पूरे गांव में मातम छाया हुआ था। बहुत से किसानों की फसलें डूब गई थीं। लेकिन सरपंच भवानी सिंह के सीने में दिल की जगह पत्थर था। जैसे ही उसे पता चला कि माधव की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, वो अपने 2 गुंडों के साथ माधव के घर आ धमका। उसका असली लालची रूप अब सबके सामने था। अरे ओ माधव, सुन, मुझे तेरी इस बारिश और फसल के बर्बाद होने से कोई लेना देना नहीं है। मेरी फसल और जमीन का किराया देने का जो 1 साल का टाइम था, वो अब पूरा होने वाला है। तेरे 8 महीने हो चुके हैं। अब सुन ले, आखिरी 2 महीने का टाइम दे रहा हूं तुझे। अगर इन 2 महीनों के अंदर तूने मुझे मेरी जमीन के किराए और 50% फसल के मुनाफे के रूप में पूरे 37,000 रुपए नहीं दिए, तो याद रखना, ये जो जिस घर में तू रह रहा है ना, ये जमीन भी मैं अपने नाम हथिया लूंगा। और तू तो अच्छे से जानता है, गांव का दरोगा और पुलिस सब मेरी ही जेब में रहते हैं। अरे नहीं सरपंच जी, आप ऐसा जुल्म मत करिए। हम गरीबों के पैरों तले से तो कुदरत ने वैसे ही जमीन खींच ली है। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। आप हमारे साथ ऐसा अन्याय मत करिए सरपंच जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। चुप कर, अगर एक शब्द और बोला तो अभी के अभी तुझे और तेरे परिवार को धक्के मारकर इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। कान खोलकर सुन ले, 2 महीने मतलब 2 महीने। अगर 37,000 रुपए नहीं मिले तो तेरी ये झोपड़ी और जमीन मेरी हो जाएगी। सरपंच जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आपको हमारे साथ ऐसा ही करना था तो शुरुआत में हमें झूठा दिलासा क्यों दिया? हमें जमीन दी ही क्यों? हमने तो दिन रात मेहनत की थी। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगी? मैंने जमीन दी, भूल गई? तेरा यही पति मेरे पैरों में गिड़गिड़ाते हुए आया था कि मुझे जमीन दे दो, अपने आदमियों की तरफ देखकर। सुनो रे, अगर इस भिखारी ने 2 महीने के अंदर हमारे 37,000 रुपए ब्याज सहित नहीं दिए तो इसके घर का सारा सामान तुम लोग अपने पास रख लेना और इसकी जमीन मैं रख लूंगा। चलो यहाँ से। सरपंच और उसके आदमी वहां से चले गए। माधव और सरस्वती के घर में अब खाने के लाले पड़े हुए थे। घर में मुश्किल से कुछ ही दिन का राशन बचा था और सिर पर 37,000 रुपए का इतना बड़ा कर्ज आ गया था। अब हम क्या करेंगे? 37,000 रुपए का इंतजाम हम कहाँ से करेंगे? मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। सुनिए, आप हिम्मत मत हारिए। एक काम करती हूँ, मैं अपने पिताजी के पास जाती हूँ। उनके पास एक छोटी सी दुकान है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। सरस्वती तुरंत अपने पिता के पास गई और रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। बेटी, तू तो जानती है कि मेरी उम्र अब बहुत हो गई है, मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, लेकिन एक पिता अपनी बेटी को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। ये ले बेटी, मेरे पास ये 8,000 रुपए रखे थे जो मैंने अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखे थे। तू ये रख ले, कम से कम इन पैसों से तुम लोग भूखे नहीं रहोगे और राशन का इंतजाम हो जाएगा। और रही बात उस कर्ज की, तो मेरी इस छोटी सी दुकान से जो भी थोड़ी बहुत कमाई होगी, मैं उसमें से भी तुझे पैसे देने की कोशिश करूंगा। तो मेरी चिंता मत कर, मैं अपना रोज का खर्चा पानी किसी तरह निकाल लूंगा, पर ये पैसे ले जा ताकि तेरा परिवार भूखा ना रहे। पिताजी,
मैं आपका ये कर्ज कैसे उतारूंगी? सरस्वती वो 8,000 रुपए लेकर घर आ गई और माधव को दे दिए। सरस्वती, तुम्हारे पिताजी ने तो अपनी सारी जमा पूंजी हमें दे दी, लेकिन तुम तो जानती हो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है सिवाय मेरे एक इकलौते सगे बड़े भैया के, लेकिन वो तो बहुत अमीर हैं, पता नहीं वो मेरी मदद करेंगे या नहीं। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, वो आपके सगे भाई हैं, एक ही खून है आपका। आप अपनी पूरी दिक्कत और परेशानी उन्हें जाकर बताइए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। माधव बारिश में भीगता हुआ अपने बड़े भाई के आलीशान घर की तरफ निकल पड़ा। माधव के बड़े भाई की शहर में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी और वो बहुत पैसा कमाते थे, लेकिन जब से भाई अमीर हुआ था और उसकी पत्नी यानी माधव की भाभी ने उसके कान भरे थे, तब से वो माधव को सिर्फ एक गरीब बोझ समझता था और उससे बहुत नफरत करता था। माधव जैसे ही अपने भाई के घर पहुंचा, माधव को देखते ही उसके चेहरे पर चिढ़ आ गई, लेकिन उसने मुंह पर बनावटी मुस्कान ला दी। अरे आओ माधव, कहो भाई क्या हुआ, आज इतनी बारिश में कैसे आना हुआ? भैया क्या बताऊं आपको, मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैंने सरपंच भवानी सिंह की जमीन किराए पर ली थी, दिन रात काम किया, लेकिन इस भयानक बारिश और आंधी तूफान ने मेरी पूरी फसल तबाह कर दी और अब सरपंच 2 महीने के अंदर पूरे 37,000 रुपए मांग रहा है, नहीं तो वो मेरी झोपड़ी भी छीन लेगा। सरस्वती के पिताजी ने 8,000 रुपए दिए हैं। भैया आप मेरे इकलौते सहारे हैं, क्या आप मुझे कुछ पैसों की मदद कर देंगे? जितना आपसे हो सके दे दीजिए, मैं धीरे धीरे सब चुका दूंगा। अरे माधव, तू तो जानता ही है यार, आजकल बाजार में धंधा कितना मंदा चल रहा है, कपड़े की दुकान में कोई कमाई नहीं हो रही है, पैसे तो मेरे पास भी अभी बिल्कुल नहीं है। एक काम कर, तू 1 हफ्ते बाद आना, अगर मेरे पास कहीं से पैसे आए तो मैं तुझे बताऊंगा। ठीक है भैया, मैं 1 हफ्ते बाद आता हूँ, हो सके तो कुछ मदद कर देना भैया, मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हो। जैसे ही माधव दरवाजे से बाहर निकला, उसकी अमीर भाभी जो छुपकर सब सुन रही थी बाहर आ गई। अरे सुनिए, तुम कहीं इसे पैसे देने तो नहीं वाले हो ना? सच सच बताओ, मैं साफ कह रही हूँ, तुम इन भिखारियों को 1 रुपया नहीं दोगे। कहाँ हम इतने अच्छे और अमीर घर वाले और कहाँ ये झोपड़ी में रहने वाले गरीब कीड़े। पैसे दिए तो भूल जाना कि वो कभी वापस आएंगे। अरे तू शांत रह भाग्यवान, मैं इसे कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला, मैं जानता हूँ ये लोग कैसे होते हैं। एक काम करना, जब ये माधव अगली बार पैसे मांगने आएगा तो तू दरवाजे पर ही कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, बोल देना कि मैं शहर गया हूँ किसी काम से, और अगर ये तुझसे पैसे मांगे तो कह देना कि मैं तुझे 1 रुपया नहीं देता और सारे पैसे मैं खुद छुपा कर रखता हूँ, ये अपने आप यहाँ आना छोड़ देगा। माधव इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसका अपना सगा भाई उसके पीठ पीछे क्या साजिश रच रहा है। वो बस इस आस में था कि 1 हफ्ते बाद उसके भैया उसकी मदद जरूर करेंगे। एक हफ्ता बीत चुका था। माधव को अपने सगे बड़े भाई से बहुत उम्मीद थी। भारी बारिश के बीच माधव फिर से अपने भाई के घर की तरफ चल पड़ा। उधर उसके भाई ने उसे खिड़की से आते हुए देख लिया। अरे भगवान, वो देख, वो गरीब फिर से आ रहा है मुंह उठाकर, तू जा बाहर और इसे भगा दे, मैं अंदर छुप जाता हूँ। माधव भीगते हुए घर के अंदर आया। सामने उसकी अमीर भाभी खड़ी थी। राम राम भाभी जी, वो भैया हैं क्या घर पर? मुझे बहुत सख्त जरूरत थी पैसों की, जो मैंने पिछली बार आकर बताया था। अरे माधव, तुम्हारे भैया तो घर पर नहीं है, वो शहर गए हैं। कपड़े का एक बहुत बड़ा ऑर्डर था, उसी को लेने के लिए गए हैं। जब वो शहर से आएंगे तब मैं उनको बता दूंगी कि तुम आए थे। अरे भाभी जी, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, अगर भैया घर में पैसे रखे हैं तो आप देख लीजिए, आप ही कुछ दे दीजिए। अरे क्या बताऊं देवर जी, तुम्हारे भैया मुझे 1 पैसा नहीं देते हैं। घर का सारा पैसा वो अपने पास रखते हैं, बोलते हैं जब कोई काम होगा तब मांगना। तुम तो जानते ही हो तुम्हारे भैया कैसे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। भाभी, तो फिर मैं कब तक आऊं? जब वो शहर से आएंगे तो फिर आ जाना, अभी मैं बता नहीं सकती। कम से कम शहर से आते आते 1-2 हफ्ता तो लग ही जाएगा। ठीक है भाभी जी, मैं 1-2 हफ्ते के आसपास आता हूँ। उदास मन से माधव वापस लौट आया। रास्ते में वो अपनी गरीबी पर रो रहा था। गरीबी एक ऐसा शराब है जहाँ खून का रिश्ता भी कोई मतलब नहीं रखता। इस कलयुग में पैसा देखकर ही इंसान की औकात देखी जाती है। जब जेब खाली हो तो सगे भाई भी मुंह मोड़ लेते हैं। रिश्ते अब सिर्फ दिखावे के रह गए हैं। लगभग 1 महीना बीतने वाला था। जो सरस्वती अपने मायके से लाई थी, उससे जो राशन चल रहा था वो भी अब खत्म होने की कगार पर आ गया था। सुनिए,
मुझे लगता है आपके भाई सिर्फ आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। अगर उन्हें पैसे देने होते तो वो कब के दे चुके होते। अगर उन्हें शहर जाना ही था तो अपनी पत्नी को पैसे निकाल कर दे देते। उनका घर यहाँ से कोई ज्यादा दूर थोड़ी ना है, वो बस बहाने बना रहे हैं। सरस्वती, तुम चुप रहो। तुम्हें नहीं पता, मैं उनके साथ बचपन से रहा हूँ। मेरे भैया कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो सच में शहर गए होंगे। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। अगले दिन पूरे 13 दिन हो चुके थे। माधव फिर से अपने भाई के घर पहुंचा। भाभी जी, भैया आ गए क्या शहर से? नहीं, वो तो कह रहे थे कि कम से कम 1 या 2 महीना लग सकता है शहर में। भाभी, क्या आप मुझे सिर्फ 2000 रुपये दे सकती हैं? मेरे घर का राशन खत्म होने वाला है और आगे पीछे कोई काम भी नहीं मिल रहा है। अरे नहीं देवर जी, कहा ना तुम्हारे भैया 1 रुपया नहीं देते हैं। चलो चलो, मुझे बहुत काम है। माधव उदास होकर जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, उसके कदम ठिठक गए। अंदर से उसे अपने उसी बड़े भाई की आवाज़ सुनाई दी जो शहर गया हुआ था। अरे भगवान, वो गरीब चला गया क्या? कितना पीछा करते हैं ये गरीब लोग। माना कि मैं उसका भाई हूँ, लेकिन पैसे क्या पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं जो हर बार मुंह उठाकर आ जाता है। माधव ये सुनकर सन्न रह गया। दरवाजे के बाहर खड़े माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। भैया, आप घर में ही थे और आपने मुझसे झूठ कहा। मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन मुंह उठाकर आपके पास इसलिए आया था क्योंकि मैं आपको अपना भगवान मानता था। भैया, मैं आपके लिए क्या सोचता था और आप क्या निकले। माधव पूरी तरह टूटकर घर लौट आया। कुछ दिन ऐसे ही उदासी में बीते। एक दिन माधव की 10 साल की बेटी रिया स्कूल से लौटी। पापा पापा, हमारे स्कूल के बाहर एक अंकल बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाते थे, लेकिन शायद 1-2 हफ्ता हो गया है, वो अब नहीं आते। सब बोलते हैं कि वो गांव छोड़कर शहर में दुकान खोलने चले गए हैं। मेरे सारे दोस्त वहां की बिरयानी खाते थे और वहां बहुत भीड़ लगती थी। पापा, मुझे भी बिरयानी खानी है। मैं 1 हफ्ते से रोज सोचती हूँ कि आज मिलेगी, पर वो अंकल आते ही नहीं। रिया की बात सुनकर सरस्वती की आंखों में एक चमक आ गई। सुनिए, एक काम करते हैं, क्यों ना हम ही बिरयानी की दुकान खोल लें। गांव में अब कोई अच्छी बिरयानी की दुकान नहीं बची है। बिरयानी? लेकिन सरस्वती, मुझे तो बिरयानी बनानी इतनी अच्छी नहीं आती। अरे सुनिए, मुझे बनानी आती है ना। मैंने अपने पिताजी के साथ पहले बहुत बिरयानी बनाई है। मेरे हाथ में बहुत जादू है। अगर आप चाहें तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। अरे नहीं सरस्वती, कहाँ हमारे नसीब। हमारे पास तो फूटी कौड़ी पैसा नहीं है। कहाँ से लाएंगे बिरयानी के बड़े बर्तन, कहाँ से गैस सिलेंडर लाएंगे, और उसके लिए वो जो बड़ा सा ठेला होता है वो कहाँ से आएगा। हाँ, ये बात तो है, लेकिन सुनिए, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि उन्होंने कुछ पैसे हमारे लिए इंतजाम करके रखे हैं। अब लगभग 1 महीना हो गया है, हमने उनसे पैसे नहीं मांगे। क्या पता पिताजी की दुकान से कुछ फायदा हुआ हो और वो हमें कुछ दे सके। मैं अभी जाकर पूछती हूँ। सरस्वती भागकर अपने पिताजी के पास गई और उन्हें सारी बात और सरपंच का डर बताया। अरे बेटी, तुम बहुत सही टाइम पर आई हो। सुनो, मेरी दुकान से जो कमाई हुई, मैंने पाई पाई जोड़कर तुम्हारे लिए 9500 रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। मैं ये तुम्हारे लिए ही जोड़ रहा था ताकि तुम्हारे 2 महीने पूरे होते होते तुम लोग उस जालिम सरपंच को पैसे दे सको। पिताजी, देखिए, 9000 रुपए में तो अभी हम उस सरपंच का कर्ज कहाँ दे पाएंगे। 37,000 रुपए देने हैं हमें। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि गांव में बिरयानी की दुकान खोल लें। आप तो जानते हैं मैं बहुत अच्छी बिरयानी बना लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छा विचार है बेटी। ले, ये पैसे ले जा और अपना काम शुरू कर। सरस्वती ने पैसे लाकर माधव को दिए और एक योजना बनाई। सुनिए, आप शहर जाइए और एक सेकंड हैंड ठेला यानी रेहड़ा खरीद कर लाइए और उसे कुछ पैसे लगाकर पेंट करवाकर एकदम नया बना दीजिए। माधव शहर गया। उसे 4500 रुपए में एक सेकंड हैंड रेहड़ा मिल गया। उसने 500 रुपए का पेंट करवाया और टोटल 5000 रुपए में उसका ठेला एकदम नया जैसा हो गया। बचे हुए 4500 रुपए में से माधव 4000 रुपए का एक बड़ा सा बर्तन और गैस सिलेंडर ले आया। बाकी बचे पैसों से वो बढ़िया बासमती चावल और मसाले ले आया। अगले दिन माधव और सरस्वती ने गांव के चौराहे पर अपनी बिरयानी की दुकान लगा ली। सरस्वती ने बहुत ही लजीज और खुशबूदार बिरयानी बनाई थी, लेकिन उस दिन भी बारिश का मौसम था और बूंदाबांदी हो रही थी। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, लेकिन अगल बगल से कोई ग्राहक नहीं आया। सुनो सुनो दोस्तों, आज मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने बिरयानी की दुकान खोली है। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाते हैं। मेरे पिताजी ने बोला है कि अगर किसी को बिरयानी अच्छी ना लगे तो सारा पैसा वापस। आ जाओ सब। रिया को अपनी माँ के हाथों पर पूरा भरोसा था। आस पड़ोस के लोग भी खुशबू सूंघकर खिंचे चले आए।
बारिश का मौसम था, लोग छाता लिए हुए खड़े थे। हे भगवान, इतने सारे लोग आ रहे हैं और बारिश भी हो रही है। अगर आज की कमाई अच्छी हुई तो जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं मैं उनसे एक बड़ा सा टेंट लगा दूंगा, ताकि लोग बारिश में भीगने के बजाय आराम से प्यार से बैठकर खाएं। नरेटर, उस दिन बारिश की वजह से कुछ लोग नहीं खा पाए, लेकिन जिन्होंने भी छाता लगाकर वो बिरयानी खाई वो उंगलियां चाटते रह गए। वाह भैया और भाभी, क्या बिरयानी बनाई है, खाकर मजा ही आ गया। हो सके तो कल यहाँ पर बैठने का थोड़ा जुगाड़ कर देना, तो और भी अच्छे से बैठकर खाएंगे और घर के लिए पैक भी करवा लेंगे। नरेटर, उस पहले ही दिन उनकी सारी बिरयानी बिक गई और उन्होंने पूरे 900 रुपए की कमाई की। वो बहुत खुश थे। सरस्वती, अगर ऐसे ही कमाई होती रही तो हम उस सरपंच भवानी सिंह का सारा पैसा उतार देंगे। अगले दिन माधव ने 1700 रुपए का एक बड़ा सा टेंट और कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां खरीद ली। उसने टेंट लगा दिया ताकि लोगों को बारिश में दिक्कत ना हो। लोग टेंट के नीचे आराम से बैठकर बारिश के ठंडे मौसम में गर्मा गर्म बिरयानी खाने लगे। ठंडी के टाइम और बारिश के मौसम में लोगों को बिरयानी खाना बहुत पसंद आने लगा। माधव ने बिरयानी की प्लेट 10 रुपए, 15 रुपए और 20 रुपए फुल रखी थी। लोग लगातार खरीदते रहे, पूरी की पूरी भीड़ लग गई। वो जितना ज्यादा बनाते उतना ज्यादा बिक जाता। नरेटर, उस दूसरे दिन उनकी कमाई 1600 रुपए हुई, फिर कभी 1700 रुपए तो कभी 2000 रुपए रोज की कमाई होने लगी। माधव और सरस्वती अब बहुत खुशी खुशी रहने लगे। देखते ही देखते सिर्फ 17 दिनों के अंदर उनके पास पूरे 41,000 रुपए इकट्ठे हो चुके थे। सरस्वती, हमारे पास 41,000 रुपए हो गए हैं। अब हमें उस खड़ूस सरपंच का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सुनिए, तुम उस सरपंच का इंतजार मत करो, उसी ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया था ना। आज जाओ और उसके मुंह पर पैसा फेंक कर आओ और बोलो कि ये लो तुम्हारी जमीन, अब हमें नहीं चाहिए किराए पर, और ये लो तुम्हारे 37,000 रुपए। माधव सीधा सरपंच भवानी सिंह की हवेली पहुंचा और पूरे 37,000 रुपए उसके मुंह पर दे मारे। सरपंच हैरान रह गया। अरे, ये भिखारी जैसी शक्ल वाला माधव, इसकी आवाज में इतनी अकड़ और इतना पैसा कहां से आ गया इसके पास। चलो, मुझे क्या, मुझे तो मेरा पैसा मिल गया। ये गरीब गया है तो मैं किसी और गरीब को फंसाकर अपनी जमीन दे दूंगा। नरेटर, सरपंच की फितरत नहीं बदली। वो ठगने वाला था, वो यहाँ नहीं तो कहीं और ठग ही लेता। बाकी गरीबों की जिंदगी तो नहीं बदली, लेकिन माधव की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। देखा आपने, मैंने कहा था ना कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। देखो, हमारा 1 महीना भी नहीं बीता और हमने उस सरपंच का सारा कर्ज उतार दिया। हमारी खुद की दुकान हो गई, हम इतना अच्छा खासा कमा रहे हैं और अब हम किसी के नीचे काम नहीं कर रहे हैं। हाँ सरस्वती, ये तो है, भगवान परीक्षा जरूर लेता है लेकिन फल भी वही देता है, और भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। अब हम कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। इसके बाद माधव, सरस्वती और रिया बहुत खुशी खुशी रहने लगे। उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी और लोग बारिश के मौसम में बड़े चाव से उनकी बिरयानी खाने आते रहे। मुसीबत जब आई गरीब पे तो सरपंच ने जमकर फायदा उठाया। खून के रिश्ते भी काम ना आए, सगे भाई ने भी मुंह घुमाया, पर एक पिता ने अपनी बेटी का हर मुश्किल में साथ निभाया। छोड़ दी उस ऊपर वाले पे डोर तो उसने भी क्या खूब न्याय दिखाया। जब बंद होते हैं सब रास्ते वो खुदा नई राहें खोल देता है। ईमानदारी की एक बूंद को भी वो कामयाबी के समंदर में तौल देता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। और बस मैं आप सबसे सिर्फ 2 बातें बात करना चाहता हूँ। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये इस वीडियो में मैंने AI वॉइस का यूज़ किया दोस्तों, ठीक है, कि किसी को गलत फैमिली ना हो, ठीक है, इस वीडियो में, क्योंकि देखो मेरे पे कोई टीम नहीं है। और मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने ये जो पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले ये बता दूँ, ये वीडियो मैंने अकेले बनाया है, मेरे पे कोई टीम नहीं है। जस्ट मैंने मोबाइल से ये पूरा एनिमेशन क्रिएट किया है, स्टोरी बनाने से लेके सब कुछ। बस मैं आप लोगों से बस ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे से वीडियो बनाते वक्त कुछ गलती हुआ, जैसे कि कोई अकेला बनाता है ना तो कुछ एनिमेशन में कुछ प्रॉब्लम या स्टोरी में कुछ भूल जाना। आप लोगों ने वीडियो देखा तो बस मैं आप बता दो, अगर मैंने अच्छी बनाई है तो आप अगर कमेंट करके बता दोगे भाई वीडियो अच्छी बनी है, तो मेरे को बहुत ही बहुत खुश, मतलब कि आप जानते ही होगी, जब कोई नवा क्रिएटर यूट्यूब पे काम करता है, उसको जब कोई कमेंट करता है, कोई बोलता है भाई वीडियो अच्छी बनी है या फिर ख़राब कुछ बताता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत इतनी मैंने की है, क्या वो अच्छी रही, वीडियो अच्छी रही, स्टोरी अच्छा रहा, क्योंकि ये सारा कुछ मैंने अकेला बनाया सारा कुछ। तो दोस्तों, मैं नवा यूट्यूब क्रिएटर हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप सपोर्ट कर देना, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो बता देना।